हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्टेप हिमाचल। इकोनॉमिक्स के मेंस करंट अफेयर्स का आज हमारा तीसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के बारे में। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में हम क्यों देख रहे हैं, क्यों हम करंट अफेयर्स में इसको डिस्कस कर रहे हैं? बिकॉज इसके पीछे एक कॉन्टेक्स्ट है। वो कॉन्टेक्स्ट क्या है कि न्यूज में अभी हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा चला है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्यों चला है? क्योंकि चाहे वो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हो, चाहे वो कॉमर्स सेक्रेटरी हो, वो बार बार आप उनके स्टेटमेंट्स न्यूज़पेपर्स में पढ़ते रहेंगे कि वी आर ट्राइंग टू इंक डील्स विथ कंट्रीज लाइक यूके, यूरोपियन यूनियन, कनाडा, यूएसए के साथ भी बातें चल रही हैं। यूएई में बहुत हम एडवांस स्टेज पे पहुंच चुके हैं, नेगोशिएशंस जो है लॉन्च हो चुकी है। साथ साथ वी आर रिव्यूइंग द एग्जिस्टिंग एफटीएस। तो इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है कि हम जो पुराने हमारे एफटीएस हैं उसको हम रिव्यू कर रहे हैं, साथ ही में हम कुछ नए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो करने जा रहे हैं अगले एक दो सालों में, जिसमें बहुत तेजी से काम चल रहा है दो तीन कंट्रीज के साथ। एक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दूसरा है यूनाइटेड किंगडम और तीसरा है यूरोपियन यूनियन और चौथा है ऑस्ट्रेलिया। तो ये कुछ नए एफटीएज हैं जिसके बारे में आप देख रहे हैं कि न्यूज़पेपर में हर दिन कोई ना कोई न्यूज आती है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ नेगोशिएशन अभी हाल फिलहाल में लॉन्च हुई थी, यूए के साथ भी लॉन्च हुई है, यूके के साथ लॉन्च होने वाली है प्रोबेबली नवंबर या दिसंबर फर्स्ट वीक में। ये इसका कॉन्टेक्स्ट है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। और ये हमारे जो सिलेबस है किस टॉपिक से आता है? ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, उसके कंपोनेंट्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये उसमें फिट बैठेगा। तो जानते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के बारे में। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है? व्हाट इज फ्री ट्रेड? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब क्या है? जब दो कंट्रीज या फिर ग्रुप ऑफ कंट्रीज भी हो सकता है, या एक तरफ एक कंट्री हो और दूसरी तरफ एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज हो, वो भी जो है उनके बीच में अगर कोई एग्रीमेंट होता है टू रिड्यूस और एलिमिनेट टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स टू ट्रेड। जब कोई भी दो कंट्रीज या दो ग्रुप ऑफ कंट्रीज मिलकर के ये एग्रीमेंट करती हैं कि हम हमारे दोनों के बीच में जो भी पार्टनर कंट्रीज हैं उसके बीच में जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है उन पे जो ड्यूटीज लगती है, या तो हम उसको खत्म कर देंगे या फिर हम उनको बहुत रिड्यूस कर देंगे। और सिर्फ ड्यूटीज को ही नहीं बल्कि जो नॉन टैरिफ बैरियर्स है। नॉन टैरिफ बैरियर्स का मतलब क्या होता है? टैरिफ का तो मतलब हो गया ड्यूटी से, जो भी आपको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है, दैट इज टैरिफ। नॉन टैरिफ बैरियर्स मतलब जैसे सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स, टैरिफ के अलावा कुछ नॉन टैरिफ बैरियर्स भी होते हैं ट्रेड के। नॉन टैरिफ बैरियर जैसे फाइटो सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि किस तरह का उनकी हाइजीन होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए इंडिया जो है अल्फोंसो मैंगोज यूके को जो है एक्सपोर्ट करता था, बट किसी आम में जो है कोई कीड़ा निकल गया कभी, तो उन्होंने हमारी जो अल्फोंसो मैंगोज हैं उनको जो है वो बैन कर दिया। तो जो ट्रेड है हमारा मैंगोज का वो खत्म हो गया। उसके बाद से इंडिया ने बहुत रिक्वेस्ट किया, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव किया, तब जाकर के उन्होंने जो है अलाउ किया अपने देश में। तो ऐसे टैरिफ की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि नॉन टैरिफ बैरियर की वजह से जो है हमारा एक्सपोर्ट जो है यूके को मैंगोज का वो रुका था। तो ये जो सारी कंडीशंस होती हैं इनको कहते हैं सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स, एसपीएस, जो कि डब्ल्यूटीओ के हिसाब से होता है। डब्ल्यूटीओ रूल्स के हिसाब से ये कंडीशंस लगाई जाती हैं। तो बहुत सारे देश ऐसे हैं जो अपने खुद के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं कि मान लीजिए चावल एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो चावल में जो है इस परसेंटेज से ज्यादा जो है पेस्टिसाइड नहीं होना चाहिए, इस परसेंटेज से ज्यादा आपने फर्टिलाइजर यूज नहीं किया होना चाहिए। तो ये सारे क्या है? दीज आर रूल्स रेगुलेशंस रिलेटेड टू सैनिटरी फाइटो सैनिटरी मेजर्स, रिलेटेड टू फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं। कोडेक्स एलिमेंटेरियस होता है जो कि फूड स्टैंडर्ड्स को बताता है। तो उसके हिसाब से कुछ ऐसे बैरियर्स होते हैं जो टैरिफ बैरियर्स नहीं होते हैं, बट दे रेस्ट्रिक्ट द इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स।
तो इस तरह के जो बैरियर्स हैं, चाहे वो टैरिफ के हों चाहे वो नॉन टैरिफ के हों, हम उनको रिड्यूस करते हैं या एलिमिनेट करते हैं जब हम एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं। तो फ्री ट्रेड कब होगा? जब इस तरह के बैरियर्स नहीं होंगे, नहीं तो वो फ्री ट्रेड किस बात का? ट्रेड का मतलब क्या? इंपोर्ट एक्सपोर्ट से है। फ्री ट्रेड का मतलब क्या? जब हम ये टैरिफ या नॉन टैरिफ बैरियर्स को एलिमिनेट कर देंगे या फिर रिड्यूस कर देंगे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सिर्फ गुड्स और सर्विसेज के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर नहीं होता, बल्कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का हिस्सा क्या हो सकते हैं? इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, आपकी आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी उसका हिस्सा हो सकते हैं, इकोनॉमिक कॉपरेशन जो है वो भी उसका हिस्सा हो सकता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हो सकता है। अभी जो हम नए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स जो है जिनका हम नेगोशिएशंस कर रहे हैं उसमें ये सारी चीजें हैं ऑलरेडी इंक्लूडेड। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जो है सिर्फ मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से नहीं है, बल्कि इट में इंक्लूड मेनी अदर थिंग्स लाइक इन्वेस्टमेंट, लाइक आईपीआर, लाइक इकोनॉमिक कॉपरेशन इन जनरल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एटसेट्रा। जो भी एग्रीमेंट ये दोनों कंट्रीज करती हैं, दो पार्टनर कंट्रीज करती हैं, जिस पे वो एग्री कर सकती हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे। तो ये होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो डिफरेंट शेप्स ले सकता है, कुछ और टाइप के एग्रीमेंट्स भी हो सकते हैं। उसके बारे में मैं आपको अब समझाता हूं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अलावा क्या क्या और एग्रीमेंट हो सकते हैं ट्रेड से रिलेटेड। सबसे पहला ये हायरार्की है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे लिबरलाइजेशन जो है वो आप देखेंगे बढ़ता जा रहा है। जो सबसे निचले स्तर का होता है, जो सबसे कॉमन कहना चाहिए, जो सबसे पहली स्टेज होती है किसी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की या ट्रेड लिबरलाइजेशन की जिसे हम कहते हैं, वो है पीटीए। पीटीए का मतलब क्या है? प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें क्या होता है? प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में जो भी दो पार्टनर कंट्रीज हैं दे एग्री कि हम कुछ प्रोडक्ट लाइंस पर जो है टैरिफ रिड्यूस करेंगे। तो पीटीए में क्या होगा? रिड्यूस और एलिमिनेट टैरिफ ऑन सर्टेन प्रोडक्ट्स। इसमें ऐसा नहीं कि बहुत वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स आप इंक्लूड करते हैं, कुछ एक लिमिटेड सेट ऑफ प्रोडक्ट्स पर आप क्या करेंगे? जो टैरिफ बैरियर्स है उनको रिड्यूस कर देंगे। इसको कहा जाएगा प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। मान लीजिए कि इंडिया और बांग्लादेश जो है वो एक पीटीए करते हैं, तो दोनों एग्री कर सकते हैं कि हम 10 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं या 20 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिस पर हम अपनी ड्यूटी जो है वो 0 कर देंगे, या फिर 2%, 4%, 5%, जितना भी हम एग्री करते हैं उतना कर देंगे, हम उसको रिड्यूस कर देंगे। तो ये हुआ पीटीए। पीटीए के बाद आता है क्या? एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में जो ये बास्केट है गुड्स एंड सर्विसेज का, ये काफी एक्सपेंड हो जाता है। तो पीटीए में बहुत कम प्रोडक्ट्स होते हैं, एफटीए में बहुत वाइड रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड होते हैं। एफटीए के बाद क्या आता है? सीका। सीका एक इंडियन इनोवेशन है। सीका की फुल फॉर्म क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट। और एक सीपा भी होता है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये सीका और सीपा जो है इंडियन इनोवेशन है। इंडियन इनोवेशन इसमें क्या हुआ है कि एफटीए में आप गुड्स और सर्विसेज को इंक्लूड करते हो, उनके टैरिफ बैरियर्स रिड्यूस करने की कोशिश करते हो, बट जो सेका और सेपा है इसमें यू ऑल्सो टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट, यू ऑल्सो टॉक अबाउट इकोनॉमिक कॉपरेशन। तो ये सारी चीजें जब इंक्लूड हो जाती हैं एफटीए में तो वो बन जाता है क्या? सेका और सेपा। हमारा किसके साथ सेका सेपा है? इंडिया का कोरिया के साथ है, इंडिया का जापान के साथ है। एफटीए तो बहुत सारी कंट्रीज के साथ है, श्रीलंका के साथ है, बांग्लादेश के साथ है, एशियान के साथ है हमारा। पीटीए किस किस के साथ है हमारा? सबसे जो फेमस है वो है इंडिया और मर्कोसुर का। मर्कोसुर क्या है? ये एक स्पेनिश वर्ड है सदर्न अमेरिकन कंट्रीज के लिए। मर्कोसुर में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे, उरुग्वे, वेनेजुला और बोलीविया। तो ये 6 कंट्रीज का जो ग्रुप है उसको स्पेनिश में मर्कोसुर कहते हैं। तो इंडिया मर्कोसुर का प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है। हमारा बहुत सारी कंट्रीज के साथ एफटीए है, एशियान कंट्रीज के साथ है, श्रीलंका के साथ है, और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनके साथ हमारा एफटीए है। सेका जैसे मैंने अभी बताया जापान, कोरिया के साथ है। सीका के बाद जो आता है, जो स्टेज आती है लिबरलाइजेशन की, दैट इज कस्टम्स यूनियन।
कस्टम्स यूनियन का मतलब क्या है? अगर दो कंट्रीज या दो ग्रुप ऑफ कंट्रीज ये एस्टेब्लिश कर लें कि हम आपस में तो फ्रीली इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे ही, मतलब हम जीरो ड्यूटी पे रखेंगे, टैरिफ कोई नहीं होगा, आराम से माल जो आ जा सकता है हम दो पार्टनर कंट्रीज के बीच में, बट साथ साथ जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उसके लिए हम एक कॉमन टैरिफ लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इंडिया और श्रीलंका जो है मिलकर के एक कस्टम यूनियन बना देते हैं, तो इसमें क्या होगा कि इंडिया और श्रीलंका के बीच जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है उन पर तो कोई ड्यूटी लगेगी नहीं, जीरो ड्यूटी लगेगी, लेकिन जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए है उस पर जो है वो सेम ड्यूटी लगाएगा इंडिया भी और श्रीलंका भी। कहने का मतलब हो गया कि अगर कस्टम्स के हिसाब से देखें तो इंडिया और श्रीलंका एक ही टेरिटरी बन जाएंगे। एक ही टेरिटरी बनने का मतलब क्या है कि मान लीजिए ये इंडिया है, ये श्रीलंका है, तो ये एक टेरिटरी बन जाएगा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए। मान लीजिए ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है तो यहां तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट फ्रीली होगा ही इंडिया और श्रीलंका के बीच में। ये जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है इसके लिए सेम ड्यूटी होगी, चाहे आप इंडिया से इंपोर्ट करें, चाहे श्रीलंका से इंपोर्ट करें, या चाहे श्रीलंका को एक्सपोर्ट करें, चाहे इंडिया को एक्सपोर्ट करें, जो कस्टम ड्यूटी लगनी है वो सेम होगी। तो जब ऐसा कोई एग्रीमेंट दो कंट्रीज करती हैं उसको कहते हैं कस्टम्स यूनियन। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है सदर्न अफ्रीकन कस्टम्स यूनियन, SACU, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सदर्न अफ्रीकन कस्टम्स यूनियन। तो इसमें सदर्न कंट्रीज हैं जैसे साउथ अफ्रीका है, इसमें बोत्सवाना है, और जो सदर्न अफ्रीका की जो कंट्रीज हैं वो इसका हिस्सा है इस कस्टम यूनियन का। इसके बाद जो स्टेज आती है दैट इज कॉमन मार्केट। कॉमन मार्केट का मतलब क्या है? कस्टम यूनियन तो होगी साथ में फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर, कैपिटल एटसेट्रा। मान लीजिए इस इंडिया और श्रीलंका जो है कॉमन मार्केट बन जाते हैं। कॉमन मार्केट बनने का मतलब क्या है कि कस्टम यूनियन तो है ही, फ्रीली इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज का, बट साथ साथ क्या होगा? फ्री मूवमेंट भी होगा, लेबर का भी, कैपिटल का भी, इन्वेस्टमेंट का भी। कोई कहीं भी जाकर काम कर सकता है, कहीं पर भी कैपिटल अपनी इन्वेस्ट कर सकता है, तो ये होगा कॉमन मार्केट। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है यूरोपियन कॉमन मार्केट। इसके बाद जो स्टेज आती है दैट इज इकोनॉमिक मार्केट या फिर इकोनॉमिक यूनियन। इसका एग्जांपल इकोनॉमिक यूनियन क्या होती है? इकोनॉमिक यूनियन वो होती है जो कॉमन मार्केट तो हो ही, बट साथ में जो फिस्कल पॉलिसीज हैं, जो मॉनेटरी पॉलिसीज हैं, वो भी जब एक जैसी वो कर लें, या सेम फिस्कल पॉलिसी, सेम मॉनेटरी पॉलिसी जब वो अपनाएं, तब वो इकोनॉमिक मार्केट बनता है। इकोनॉमिक मार्केट या इकोनॉमिक यूनियन का क्या मतलब हो गया कि इकोनॉमी के हिसाब से जो भी चीजें हैं वो सारी आपकी कॉमन होंगी। आपके कस्टम यूनियन भी सेम होगी, आपका मार्केट भी सेम होगा, फ्री मूवमेंट होगा लेबर का, कैपिटल का, सेम ड्यूटी आप प्रोडक्ट्स पर लगाएंगे, साथ ही साथ जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है वो भी सेम होगी मनी सप्लाई की, जो कि आपका एक सेंट्रल बैंक होगा। आपकी फिस्कल पॉलिसीज के कैसे हमें एक्सपेंडिचर करना है वो भी सेम होगा। उनको लागू करने के लिए जो इंस्टीट्यूशंस होंगे वो भी सेम होंगे। इकोनॉमिक मार्केट का दुनिया भर में सिर्फ एक ही एग्जांपल है दैट इज यूरोपियन यूनियन। उनकी अपनी करेंसी है यूरो, है ना, तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो पूरी यूरोपियन यूनियन की सेम है। उनके जो पॉलिसीज बनाता है, रूल्स रेगुलेशंस बनाता है, यूरोपियन कमीशन है जो कि पूरी यूरोपियन यूनियन के लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाता है। तो इकोनॉमी के हिसाब से देखें तो उनकी जो पूरी यूरोपियन यूनियन का जो पार्ट है, जो कंट्रीज उनका हिस्सा है, उनके लिए सारी इकोनॉमिक फैक्टर्स जो है वो सेम है, तो वो होता है इकोनॉमिक मार्केट। तो ये सारी क्या है? स्टेजेस हैं फॉर ट्रेड लिबरलाइजेशन। एफटीए की नीड ही क्यों है कि ये जो कंट्रीज हैं वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स आपस में क्यों करती है? सबसे पहला जो रीजन है वो है मार्केट एक्सेस। अब जैसे इंडिया और यूके जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएट कर रहे हैं, तो इससे क्या फायदा होगा, ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सबसे पहली जो चीज है वो है मार्केट एक्सेस। आपके प्रोडक्ट्स को नया मार्केट मिलता है। मान लीजिए इंडिया जो है वो कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बनाता है, जैसे मान लीजिए बासमती चावल इंडिया में होता है, अल्फोंसो मैंगो होता है, या बहुत सारे हमारे हैंडीक्राफ्ट्स हैं। तो इन सबको एक नया मार्केट मिल जाएगा यूके का, क्योंकि हम नेगोशिएट करेंगे कि प्लीज हमारे पास इन सब में स्पेशलाइजेशन है,
तो आप इन सब जो प्रोडक्ट्स हैं, हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं या हैंडीक्राफ्ट्स हैं, इन पर आप कम ड्यूटी लगाइए या ड्यूटी को एलिमिनेट कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपके प्रोडक्ट्स को एक नया मार्केट मिल जाएगा यूके का, जहां पर कि आपके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ सकते हैं। इसी तरह यूके के पास क्या है कि उनके पास मान लीजिए स्कॉच विस्की है, तो उनको भी एक इंडिया का बहुत बड़ा मार्केट मिल जाएगा। तो मार्केट एक्सेस जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर है। सेकंड इज एक्सपोर्ट्स। आपके जो है एक्सपोर्ट्स को जो है कहना चाहिए एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलेगा। मान लीजिए इंडिया और यूके का तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, बट यूके और कनाडा का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। तो मान लीजिए लेदर शूज जो कि कनाडा से आ रहे थे उन पे 20% कस्टम ड्यूटी लगती है, और जो इंडिया से जा रहे हैं लेदर प्रोडक्ट्स हैं उस पे 20% ड्यूटी लग रही है जो कनाडा से सामान आ रहा है। इंडिया के साथ यूके का मान लीजिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो हमारे लेदर प्रोडक्ट्स पे कितनी ड्यूटी लगेगी? 0%। तो एक तरह से आपकी जो एक्सपोर्ट है वो ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं विजावी अदर कंट्रीज जिसके साथ एफटीए नहीं किया गया है। तो आपके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इंक्रीज करेंगे ड्यू टू एफटीए। थर्ड इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जिस पार्टनर कंट्री से आपने एफटीए किया है वहां से तो बढ़ेगा ही, बट जो बाहर की कंट्रीज हैं जो कि इस एफटीए का हिस्सा नहीं है वहां से भी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। कैसे? वो ये होगा, मान लीजिए इंडिया और यूके जो है एफटीए करते हैं, तो अब यूके में से जो भी प्रोडक्ट्स इंडिया में आएंगे, जो भी एग्रीमेंट हुआ है उन पर क्या होगी? ड्यूटी बहुत कम लगेगी। अब मान लीजिए चाइना है, चाइना सोच रहा है कि मैं कहां इन्वेस्ट करूं, मैं इंडिया में करूं, यूके में करूं, साउथ अफ्रीका में करूं या यूएसए में जाके इन्वेस्ट करूं। तो वो देखता है कि इंडिया और यूके जो है उनका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है और यूके में बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है, वहां ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, वहां पे बिजनेस करना बहुत आसान है। तो चाइना क्या करेगा? चाइना विल इन्वेस्ट इन यूके। वो यूके में इन्वेस्ट करेगा और वहां से जो है फिर यूके से जो माल है वो फिर इंडिया में आएगा। तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ावा मिलता है। ऐसे इंडिया में भी इन्वेस्ट हो सकता है कि किसी को लगे कि यार यूके में इस प्रोडक्ट की खपत बहुत अच्छी है और इंडिया में जो है आराम से जो है ये रॉ मटेरियल्स मिल जाएगा, वहां पे ईज ऑफ डूइंग कंडीशंस भी अब इंडिया में बेटर है, तो हमें इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहिए और फिर इंडिया से हम प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके यूके भेजेंगे। तो इस तरह से इंडिया में इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है, यूके में भी इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है। और ये इन्वेस्टमेंट कहां से आएगा? और दूसरी कंट्रीज जो कि इस एफटीए का हिस्सा भी नहीं है वो इन्वेस्ट करेंगी आपकी कंट्रीज में। जॉब क्रिएशन, जब इन्वेस्टमेंट होगा तो क्या होगा? जॉब्स भी क्रिएट होंगे, खासकर कि जो कि लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं। इंडिया हमेशा क्या चाहेगा कि ऐसे सेक्टर्स को बढ़ावा मिले जो कि लेबर इंटेंसिव है, जैसे टेक्सटाइल सेक्टर है, लेदर सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर है। तो इस तरह के सेक्टर्स में नई नई जॉब्स जो है वो क्रिएट होंगी। ऑल्टरनेटिव है एफटीए, किसका ऑल्टरनेटिव है? इट इज ऑल्टरनेटिव टू मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स। अब मल्टीलैटरल एग्रीमेंट जो है वो कहां पे नेगोशिएट होते हैं? वो होते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। वहां पर नेगोशिएशन चलती है कि सारी कंट्रीज मिलके कितना टैरिफ रिड्यूस करेंगी, नॉन टैरिफ बैरियर्स कैसे हम एलिमिनेट करेंगे, किस कंट्री को कितना टाइम दिया जाएगा। और वो जो नेगोशिएशन प्रोसेस है वो सभी की कंसेंसस से होता है। अगर एक भी कंट्री अपोज करती है तो वो नेगोशिएशन रुक जाती है। तो ये बहुत एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो कंट्रीज के पास इतना पेशेंस नहीं होता, वो सोचते हैं कि चलिए हम फटाफट एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कंट्रीज के साथ या किसी इंडिविजुअल कंट्रीज के साथ जो है हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर ले, क्योंकि ये जल्दी हो सकता है। इसलिए ऑल्टरनेटिव है टू मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स का। अगर आप बात करें कि इंडिया क्या और एफटीए का क्या रिलेशन रहा है, अभी तक हमने कितने एफटीए साइन करे हैं, तो हमारा जो पहला जो फर्स्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था हमारा वो किसके साथ था? वो श्रीलंका के साथ था। 1998 में हमने किया था। ये बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट था इंडिया और श्रीलंका का, 1998 में आया था। अभी 42 ऐसे ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं जो कि या तो इन फोर्स हैं, जो कि ऑलरेडी मतलब कहना चाहिए कि एग्री हो चुके हैं और इंप्लीमेंटेशन में भी हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि
नेगोशिएशंस में है, अभी उन पे कोई एग्रीमेंट नहीं बन पाया, नेगोशिएशन चल रही है। कुछ ऐसे हैं जो एग्री तो हो चुके हैं बट अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुए हैं। तो कुल मिलाकर के अभी ऐसे 42 ट्रेड नेगोशिएशंस हैं या फिर 42 ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं। जो मेजर हमारे एफटीएज हैं अगर आप उनकी बात करें तो किस किस के साथ हुए हैं? साफ्टा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, ये सब इसका पार्ट है। उसके बाद इंडिया जापान, इंडिया कोरिया, इंडिया एशियान, ये सारे हमारे जो मेजर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं उनकी बात कर रहा हूं। जो अभी रिसेंटली पिछले 10 सालों में इंडिया ने बहुत सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स नहीं किए हैं, बल्कि कहूं तो 2011 में जो था एक मेजर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था मलेशिया के साथ। उसके बाद से इंडिया ने कोई मेजर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं किया है। एक ही एग्रीमेंट हुआ है मॉरिशस के साथ, लेकिन वो बहुत ही लिमिटेड एग्रीमेंट है, उसमें सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन्वॉल्व है। जो सबसे मेजर था वो मलेशिया के साथ था और वो आज से 10 साल पहले 2011 में हुआ था। ऐसा क्यों हुआ कि इंडिया ने जो है अचानक से जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना बंद कर दिया? क्योंकि जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ वो इतना अच्छा नहीं रहा है। क्या एक्सपीरियंस रहा है वो डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारे सब्सटेंशियल गेन्स हुए हैं इन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स में वो सिर्फ साफ्टा के साथ हुआ है। साफ्टा के साथ इंडिया साफ्टा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। साफ्टा के बाद अगर देखें तो 2006 में ये लागू हुआ था, ये एग्जीक्यूट हुआ था। तो 2006 के बाद अगर हम देखें तो हमारा जो ट्रेड सरप्लस है, मतलब हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं, इंपोर्ट्स थोड़े घटे हैं। तो ट्रेड सरप्लस इस साफ्टा कंट्रीज के साथ हमारा $4 बिलियन था, जो कि कितना हो गया? $21 बिलियन तक हम पहुंच गए 2006 से 2018-19 तक। तो ट्रेड सरप्लस हमने जनरेट किया है साफ्टा कंट्रीज के साथ। बाकी कंट्रीज के साथ हमें कोई सब्सटेंशियल गेन देखने को नहीं मिलता है, बल्कि हमारे ट्रेड डेफिसिट ही वाइडन हुआ है। नो सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। अगर आप देखें जो एफटीए पार्टनर कंट्रीज हैं उनके साथ जो हमारा एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हुआ है वो ऑन एन एवरेज 13% इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। 13% एवरेज इंक्रीज है पर ईयर का हमारी जो एफटीए जिन कंट्रीज के साथ हमने किया है। जो नॉन एफटीए कंट्रीज हैं जिनके साथ हमारा एफटीए नहीं है उनके साथ भी जो हमारा रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एक्सपोर्ट्स है वो भी लगभग इतना ही है। तो इसका मतलब यह है कि एफटीए की वजह से कुछ खास इंक्रीज तो नहीं मिला एक्सपोर्ट्स का। जो नॉन एफटीए कंट्रीज है उनके साथ भी हमारा एक्सपोर्ट्स इसी रेट से इंक्रीज हुआ है और एफटीए कंट्रीज के साथ भी इतना ही इंक्रीज हुआ है। तो इसका मतलब है कि कुछ खास यूटिलिटी हमारे लिए नहीं रही है इन एफटीएस की। थर्ड इज वाइडनिंग ट्रेड डेफिसिट। हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो बड़ा है, खासकर जो एशियान कंट्रीज हैं, जापान है, कोरिया है, इन सब के साथ जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो वाइडन हुआ है। जैसे एक एग्जांपल दूं, एशियान कंट्रीज के साथ हमारा जो ट्रेड डेफिसिट था वो 7% था 2008-9 में। ये कितना हो गया? 12% हो गया 2018-19 आते आते तक। जो हमारा ट्रेड डेफिसिट था वो एशियन कंट्रीज के साथ 7 की जगह 12% हो गया। मतलब हम इन कंट्रीज से हमारा इंपोर्ट्स बढ़े हैं और एक्सपोर्ट उतनी तेजी से नहीं बढ़े हैं, जिसकी वजह से हमें नुकसान हुआ है। हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वो वाइडन हुआ है। लो यूटिलाइजेशन रेट। एशियन डेवलपमेंट बैंक कहता है कि इंडिया में जो एफटीएस का यूटिलाइजेशन रेट है, मतलब हम कितना फायदा उठा रहे हैं या हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं कितना इसका बेनिफिट ले रहे हैं, तो 5 से 25% के बीच ही यूटिलाइजेशन रेट है हमारे एफटीएस का। लोगों को जानकारी नहीं है कि एफटी हो रखा है, इसमें क्या फायदे हैं क्या नुकसान है। इसकी वजह से जो यूटिलाइजेशन रेट है एफटीएस का वो बहुत कम है। तो इंडिया का जो एक्सपीरियंस है एफटीएस के साथ वो खास अच्छा नहीं रहा है इन फैक्टर्स की वजह से। एफटीए क्यों नहीं वर्क कर रहे हैं, इंडिया को क्यों नहीं फायदा हो रहा है? टैरिफ रिलेटेड इश्यूज। अगर आप देखें जब डब्ल्यूटीओ हम नेगोशिएशंस कर रहे हैं, जो मल्टीलेटरल नेगोशिएशंस हैं, तो उसमें सिर्फ हम 2% ऐसे इंपोर्ट्स हैं जिस पर हमें ड्यूटी रिड्यूस करनी है।
आप समझिए कि अगर हम 100 रुपए का इंपोर्ट करते हैं सिर्फ, तो हमें 2 रुपए ऐसे हैं जिस पर कि हमें ड्यूटी कम करनी है। बट जब आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं तो वहां पर आप 74 to 86% तक जो है वो आप ऐसे इंपोर्ट्स हैं जिन पर आप नेगोशिएशन करने के लिए तैयार हैं, जिस पर आप टैरिफ जो है वो रिड्यूस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो बहुत एक मेजर पोर्शन जो आपका इंपोर्ट्स का है उस पर आप अपनी ड्यूटी को रिड्यूस कर रहे हैं, और ये हमारे लिए बड़ा नुकसानदायक रहा है। क्योंकि जब आपने नेगोशिएशन करी जापान के साथ, जब आपने कोरिया के साथ, एशियन कंट्रीज के साथ, तो ये इंडस्ट्रियली एडवांस थी इंडिया से, तो इनको बहुत फायदा मिला जब आपने अपनी ड्यूटीज जो है वो कम करी। तो यहां से जो माल था वो बहुत तेजी से बढ़ा, मतलब इन कंट्रीज का एक्सपोर्ट जो है इंडिया को वो बहुत तेजी से बढ़ता गया। लेकिन इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो नहीं बढ़ा। इंडिया का एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि इन कंट्रीज ने बहुत सारे टैरिफ तो रिड्यूस कर दिया, बट नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाए हुए थे। नॉन टैरिफ बैरियर्स में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, जैसे एसपीएस मेजर्स हैं, सैनिटरी फाइटोसैनिटरी मेजर्स हैं। जैसे मैंने यूके का एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए अगर एक आम में भी कीड़ा निकल जाए तो वो हमारे एक जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको बैन कर देते हैं। तो बहुत सारी ऐसी रेगुलेशंस थी जिसकी वजह से हम जो एक्सपोर्ट्स अपना इन कंट्रीज को नहीं बढ़ा पाए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है हमारे वो रेस्ट्रिक्टेड ही रहे। तो इसकी वजह से हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है इन कंट्रीज के साथ वाइडन होता चला गया। एब्सेंस ऑफ सर्विसेज, जो भी एफटीएस हमने अभी तक किए थे वो सारे मेजरली गुड्स में थे, सर्विसेज का कंपोनेंट उनमें नहीं था। और हमारी जो ताकत है वो क्या है? सर्विसेज, हमारी मैन पावर। अगर आप सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करेंगे, हमारा आईटी सेक्टर इतना जो है अच्छा परफॉर्म करता है, अगर आईटी सर्विसेज जो है एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो आप एफटीएस में जो है इंडिया जो है हमेशा पिछड़ा रहेगा, वो एफटीएस का पूरा फायदा नहीं उठा पाएगा। यही रीजन था कि ये जो एफटीएस इंडिया ने अभी तक किए थे उसमें सर्विस कंपोनेंट नहीं था, और इसी की वजह से हमें नुकसान झेलना पड़ा। क्योंकि गुड्स में हमारी ताकत नहीं है, हम उतने सस्ते में गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते, या उतने अच्छे गुड्स प्रोड्यूस नहीं करते जितने कि जापान, कोरिया, एशिया, ये जो इंडस्ट्रियली एडवांस कंट्रीज हैं ये जितने में प्रोड्यूस कर पाती। हमारी जो स्ट्रेंथ है दैट इज सर्विसेज, और सर्विसेज कंपोनेंट इसमें मिसिंग था, इसलिए हमें नुकसान देखने को मिलता है। थर्ड इज डोमेस्टिक फैक्टर्स। हमारे खुद के भी कुछ रीजंस हैं, जैसे कि जो हमारी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है, जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हैं। लॉजिस्टिक्स मतलब पूरे जो आपका प्रोड्यूसर से लेके एंड कंज्यूमर तक, जैसे वेयर हाउसिंग सर्विसेज हो गई, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज हो गई, पैकेजिंग सर्विसेज हो गई, लेबलिंग हो गई, ये सारी किसमें आएंगी? लॉजिस्टिक्स में आएंगी। तो इंडिया में जो लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट है, इन सब चीजों की जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है। ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज अच्छी नहीं है हमारे यहाँ। जो कंप्लाइंस बर्डन है वो बहुत ज्यादा है, आपको 4 फॉर्म भरने पड़ेंगे, रिटर्न भरने पड़ेंगे, दुनिया भर की आपको फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा एक्सपोर्ट करने के लिए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि डिसुएड करती हैं एक्सपोर्टर्स को। तो ये जो फैक्टर्स हैं दे डिसुएड एक्सपोर्टर्स। एक्सपोर्टर्स कहते हैं यार छोड़ो यार, रहने दो, पता नहीं क्या क्या इसमें बहुत तामझाम करना पड़ेगा। इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज हमने बना रखी है जिसकी वजह से जो यूटिलाइजेशन रेट आप देख रहे थे कि 5% से 25% था, वो इन्हीं फैक्टर्स की वजह से था। इंफॉर्मेशन नहीं होने की वजह से, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, ये कंप्लाइंस बर्डन, कॉम्प्लेक्सिटीज जो हमने क्रिएट कर रखी है अपनी रूल्स रेगुलेशन में, इसकी वजह से क्या है कि एक्सपोर्टर डिसुएड करते हैं, वो इनका फायदा जो है पूरी तरह से नहीं उठा पाते। नेक्स्ट इज सर्कमवेंशन ऑफ रूल्स ऑफ ओरिजिन। रूल्स ऑफ ओरिजिन का क्या मतलब है? मान लीजिए इंडिया और जापान का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो सिर्फ जो प्रोडक्ट्स जापान में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं हम सिर्फ उन्हीं को जो फ्री ड्यूटी देंगे या उन्हीं पर टैरिफ रिड्यूस करेंगे। तो लोग क्या करते हैं, ये होता है रूल्स ऑफ ओरिजिन के, कहां से जो प्रोडक्ट है, जो गुड्स हैं वो कहां से आ रहे हैं, वो कहां से ओरिजिनेट कर रहे हैं। तो हम सिर्फ उन्हीं पर ड्यूटी रिड्यूस करेंगे या उन्हीं पर टैरिफ रिड्यूस करेंगे जो कि जापान से ओरिजिनेट हो रहे हैं। तो कुछ एक्सपोर्टर्स क्या होते हैं, कुछ कंट्रीज क्या होती हैं, वो गलत फायदा उठाती है। जैसे मान लीजिए चाइना है, तो चाइना क्या करेगा कि चाइना अपने प्रोडक्ट को पहले एक्सपोर्ट करेगा जापान में और जापान से उसको इंपोर्ट करेगा इंडिया में। तो क्या किया उसने, सरकमवेंट कर दिया रूल्स ऑफ ओरिजिन को। तो रूल्स ऑफ ओरिजिन हमारे यहाँ इतने ठीक नहीं है, ये हमारे पास इतनी ताकत नहीं है, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, या इतने कहने चाहिए रिसोर्सेज नहीं है कि हम ठीक से पता लगाएं कि ये जापान में ओरिजिनेट हुआ था या फिर ये चाइना में ओरिजिनेट हुआ था।
तो कुछ लोग इसका गलत फायदा उठाया, जैसे चाइना है या बाकी देश भी हैं, उन्होंने कि हमारे जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स थे उन्होंने उन कंट्रीज में माल पहले एक्सपोर्ट किया और वहां से जो है इंडिया में एक्सपोर्ट किया, तो उन्होंने पूरा सरकमवेंट कर दिया रूल्स ऑफ ओरिजिन को। इस वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ा। इनकंसिस्टेंसीज ड्यू टू ओवरलैपिंग एफटीएज। अब मैंने बताया आपको कि इंडिया का एशियान के साथ भी एफटीए है और इंडिया का मलेशिया के साथ भी एफटीए है। अब मलेशिया ऑलरेडी एशियान का पार्ट है, तो अब इसमें क्या होती है, दिक्कत क्या होती है कि आपने इंडिया एशियान मान लीजिए एफटीए है, उसमें कोई गुड्स मान लीजिए कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थे, तो उसमें कुछ हमने एग्री किया कि इतना टैरिफ हम रिड्यूस कर देंगे या आपके यहां से ये प्रोडक्ट इतने टैरिफ पे आ सकता है। फिर आपने मलेशिया के साथ भी किया, तो मलेशिया में क्या हुआ कि आपने कुछ और एग्रीमेंट कर दिया कि हम यहां से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आएंगे उस पर इतनी ड्यूटी लगाएंगे, तो उसकी वजह से इनकंसिस्टेंसी क्रिएट होती है। आपने क्या किया, एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज के साथ भी कर लिया और इंडिविजुअल कंट्री के साथ भी कर लिया जो कि ऑलरेडी उस ग्रुप का पार्ट था, तो उसकी वजह से बहुत सारी इनकंसिस्टेंसीज जनरेट होती हैं, बहुत सारी डेफिनेशंस होती हैं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की डेफिनेशन में क्या क्या चीजें आएंगी, टेक्सटाइल प्रोडक्ट की डेफिनेशन में क्या क्या चीजें आएंगी, तो उसकी वजह से ओवरलैपिंग की वजह से इनकंसिस्टेंसीज जनरेट होती है। और जो लास्ट है वो ग्लोबल परसेप्शन। क्या ग्लोबल परसेप्शन बन गया है इंडिया का कि इंडिया एक प्रोटेक्शनिस्ट कंट्री है। ऐसा क्यों सोचते हैं लोग कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में विश्वास नहीं रखते हैं, हम फ्री ट्रेड में विश्वास नहीं रखते हैं, हम जो है एक प्रोटेक्शनिस्ट कंट्रीज हैं, हम क्लोज्ड कंट्री हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे हमारी कुछ योजनाएं आती हैं जैसे आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, तो इन सब की वजह से, और हमने बीच में बहुत सारी जो एग्रीमेंट्स थे उनको नलीफाई कर दिया, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज करी थी हमने जिसको हमने कैंसिल कर दिया सबको। तो इसकी वजह से जो लोगों का एक परसेप्शन बन गया है, कंट्रीज का एक परसेप्शन बन गया कि इंडिया इज ए प्रोटेक्शनिस्ट कंट्री। इसकी वजह से जब वो नेगोशिएट करते हैं तो वो नेगोशिएटिंग टेबल पर इतने फोर्थ कमिंग नहीं होते हैं, है ना, इतने अच्छे से हम नेगोशिएट नहीं कर पाते। तो ये सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से एफटीएस जो है इंडिया के लिए काम नहीं किए हैं। यह कहना चाहिए कि इंडिया का जो एक्सपीरियंस रहा है एफटीएस के साथ वो इतना अच्छा नहीं रहा। तो अब क्या करें, वे फॉरवर्ड क्या है हमारे लिए? सबसे पहले तो आप रिव्यू करिए, एसेस करिए जो ऑलरेडी आपके एग्जिस्टिंग एफटीएस हैं, उसको रिव्यू करने की जरूरत है कि यहां से हमें क्या नफा नुकसान हुआ है, कितना इंडिया को फायदा हुआ है, कितना इंडिया को नुकसान हुआ है। अगर नुकसान हुआ है तो उन एफटीएस को कैंसिल करिए, उनको खत्म कर दीजिए मैच्योरिटी पीरियड के बाद। अगर अच्छा किया है तो उनको एक्सटेंड करिए। सेकंड क्या है? चूजिंग पार्टनर्स केयरफुली। जिन कंट्रीज के साथ आपको एफटीए करना है उनको आपको बहुत केयरफुली पिक करना पड़ेगा। आपको ऐसी कंट्रीज के साथ एफटीए करना है जहां पे क्या होनी चाहिए, कॉम्प्लीमेंटेरिटीज होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि इंडिया भी वही गुड्स प्रोड्यूस करे और जो दूसरी कंट्री जो एफटीए कर रहे हैं जिसके साथ वो भी वही जो है गुड्स प्रोड्यूस कर रही है, और कोई कॉम्प्लीमेंटेरिटी नहीं है। ट्रेड का फायदेमंद होता है जब कॉम्प्लीमेंटेरिटी होती है, जब एक कंट्री का जिस चीज में स्पेशलाइजेशन है दूसरी कंट्री की वो वीकनेस होनी चाहिए, और दूसरी कंट्री की जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो पहले की वीकनेस होनी चाहिए। तभी क्या होगा, ट्रेड दोनों के लिए फायदेमंद होगा, नहीं तो एक का फायदा होगा और एक का नुकसान होगा। तो हमें किन कंट्रीज के साथ करना चाहिए? जैसे यूके है, यूएसए है, जहां पर इंडिया का ऑलरेडी काफी प्रेजेंस है, काफी हमारे लिए मार्केट एक्सेस ऑलरेडी है। ये क्या है, ये टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्रीज हैं। तो हमें यहां पर क्या करने चाहिए कि अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को भेजें, अपने हैंडीक्राफ्ट्स हैं, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं, लेदर प्रोडक्ट्स हैं, इन सब की जो डिमांड है इन कंट्रीज में काफी ज्यादा है, और हम जो है इन प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और इनसे क्या ले सकते हैं हम? आप टेक्नोलॉजी लीजिए या टेक्नोलॉजिकली जो एडवांस प्रोडक्ट्स है वो लीजिए। तो अपने पार्टनर्स जो है वो आप केयरफुली चूज करिए, ऐसे कंट्रीज के साथ एफटीए करिए जहां पे कॉम्प्लीमेंटेरिटी हो, जहां पे दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो। थर्ड इज रिड्यूस कंप्लायंस कॉस्ट। जो अभी हम देख चुके हैं कि इंडिया में बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज हैं रूल्स रेगुलेशंस में, इंफॉर्मेशन नहीं है एक्सपोर्टर्स के पास, एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन है कि आपको इतने रिटर्न भरने हैं, आपको इतने फॉर्म भरने हैं एक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने के लिए। तो इन सबको हमें
रिड्यूस करने की जरूरत है, तभी जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं इन एफटीएस का पूरा फायदा उठा पाएंगे। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड्स। आपको जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं वो मेंटेन करने होंगे, क्योंकि हमने एफटीएस में देखा है कि बाहर से जो है वो बहुत ही घटिया क्वालिटी का सामान जो है हमारे देश में इंपोर्ट होने लग गया। वो सस्ता तो था बट उसकी क्वालिटी घटिया थी। उसकी वजह से जो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स थे, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स थे, उस चीप प्रोडक्ट की वजह से उनको बहुत नुकसान झेलना पड़ा। तो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हमें मेंटेन करने पड़ेंगे, जिससे सिर्फ अच्छी क्वालिटी का सामान हमारे यहाँ आए और हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को भी नुकसान ना हो। तो यू हैव टू डेवलप क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। अलाइनिंग विद द डोमेस्टिक पॉलिसीज। जो एफटीएज हैं वो आप जो भी एग्रीमेंट करें, जो भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं, ये ध्यान में रख करके करिए कि हमारी डोमेस्टिक पॉलिसीज कैसी हैं। जैसे अभी हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं या मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, तो आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में अचानक से किसी ऐसे प्रोडक्ट पर ड्यूटी मत रिड्यूस कर दीजिए जो कि मेक इन इंडिया का पार्ट है या जो कि इंडिया में बहुत अच्छे से प्रोड्यूस हो सकता है। आप जो अपने टैरिफ रिड्यूस करें, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिड्यूस करो, कि 10 साल में हम जीरो कर देंगे। मान लीजिए अभी 20% ड्यूटी है, तो आने वाले 10 साल में हम इसको 20% से लेकर के 5% पर लेकर के आ जाएंगे। तो इस 10 साल के पीरियड में क्या होगा कि जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं वो कॉम्पिटिटिव हो जाएंगी। उनको पता चलेगा कि बाहर से ये जो प्रोडक्ट है ये सस्ते में इंपोर्ट हो सकता है, तो हमें अपनी टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करने की जरूरत है, हमें अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इंप्रूव करने की जरूरत है। तो इससे क्या होगा कि जो हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको एक ग्रेस पीरियड मिलेगा, उनको एक टाइम मिलेगा कि वो अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी, अपनी कॉम्पिटिटिवनेस को इंप्रूव कर पाए। तो हमें अपने एफटीएस को और डोमेस्टिक पॉलिसीज को अलाइन करने की जरूरत है। तो ये बात थी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की। नेक्स्ट लेक्चर में फिर कुछ करंट इश्यूज के साथ मिलते हैं। तब तक आप इस लेक्चर्स को रिवाइज करिए, जो नोट्स आपको दिए गए हैं उनको भी रिवाइज करिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।